ये सुनते ही नैमान के पैरों तले जमीन निकल जाती है कि आखिर उस्मान को ये पूरा मंसूबा कैसे पता हो सकता है। फिर नैमान उस्मान साहब से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारी और मेरी जंग हो जाती है तो तुम मेरे खिलाफ क्या हिकमत अमली तैयार करते। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारा लश्कर बहुत बड़ा है, लेकिन एक बात जो तुम नहीं जानते कि तुम अपनी फौजें लेकर मेरी सरजमीन पर आए हो, यानी कि मेरे घर पर आए हो। और अपने घर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि किस दरिया के किनारे या किस जंगल के मकाम पर तुम्हारी फौजों को रोका जा सकता है। दूसरी तरफ जंगल की उस लड़ाई का मंजर दिखाया जा रहा होता है जहां तुर्गुत बे वहां पर मौजूद काफिरों से लड़ते लड़ते उनको खत्म कर देते हैं, जबकि एक काफिर बच जाता है। और तुर्गुत बे उससे कहते हैं कि जाओ और ओलोफ को बता दो कि उसके साथ इस सरजमीन पर अब से ऐसा ही हुआ करेगा। उसकी की पूरी फौज को मैं एक के बाद एक कत्ल करता चला जाऊंगा। उस सिपाही के जाते ही वहां पर मौजूद गाड़ी में से सोना निकाला जाता है, और वो सोना बहुत ज्यादा होता है। ये देखकर वहां पर मौजूद तमाम तर लोग खुश हो जाते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। फिर काय कबीले के सरदारी खेमे का मंजर दिखाया जाता है जहां नेमान कहता है कि बहुत खूब, तुमने मुझे मेरी तमाम तर चालों के बारे में बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि तुमने क्या करना था। तुमने अपने फौजियों को सैकड़ों की तादाद में अलहदा-अलहदा दस्तों में तकसीम करना था, ताकि तुम जगह जगह से हम पर हमला कर सकते और किसी भी तरह से तुम हमारे दरमियानी मकाम में पहुंच जाते, यानी कि उस मकाम पर जहां से हमारी तमाम तर फौजों को तरतीब दिया जा रहा है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी इस हिकमत अमली के साथ साथ तुम एक बहुत बड़ी गलती कर देते, यानी कि तुम अपने शहरों और अपने कबीलों से दूर हो जाते, और यही वो गलती है जिसका मैं फ़ायदा उठाता। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुमने अभी जो मुझे बताया कि मैंने कैसे अपनी चाल चलनी थी, उसमें कुछ फ़र्क है। तुम अभी नहीं जानते कि मैंने क्या करना था, और अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए तुम्हें मुझे आज़माना पड़ेगा। जब तुम मुझे आज़माओगे, तो खुद ही जान जाओगे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या करना था। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान कुमराल अब्दाल उस्मान साहब के पास आकर कहते हैं कि उरहान बे के पैरों में हरकत होने लगी है। ये सुनते ही उस्मान साहब बहुत खुश हो जाते हैं। कुमराल अब्दाल कहते हैं, ऐसे मालूम होता है कि जहर का असर टूटने लगा है। उस्मान साहब और कुमराल अब्दाल अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। कुमराल अब्दाल के जाते ही उस्मान साहब नेमान से कहते हैं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे। नेमान जवाबन कहता है कि हम ज़िंदगी को छीनने और ज़ख्मों को भरने में माहिर हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आज की रात तुम मेरे कबीले में मेहमान के तौर पर गुजारो। नेमान जवाबन कहता है कि मैं कोई आम मेहमान नहीं हूँ। मेरी मेहमान नवाजी तुम्हें मुश्किल में डाल सकती है। उस्मान साहब बुरहान अल्प से कहते हैं कि काय कबीले के सबसे बेहतरीन खैमे में सबसे ज़बरदस्त कालीनों का इंतखाब किया जाए और बेहतरीन अंदाज में नेमान की मेहमान नवाजी की जाए। बुरहान अल्प और नेमान फिर सरदारी खेमे से बाहर चले जाते हैं। उस्मान साहब ओरहान के खेमे में दाखिल होते हैं और वहां पर खुशियों का समा होता है। ओरहान बे और मलहन खातून दोनों ही उस्मान साहब को देखकर बहुत खुश होते हैं, और फिर उनको बताया जाता है कि ओरहान बे के पैरों में हरकत होने लगी है। उस्मान साहब ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगते हैं। ओरहान बे और मलहन खातून भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। फिर मलहन खातून उस्मान साहब से पूछती हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि नेमान ने हमारी मदद क्यों की है। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, वो इसलिए ताकि वो हमारे दिलों को जीत सके, और मौका देखते ही फिर हम पर हुक्मरानी करने लगे। फिर उस्मान साहब कुमराल अब्दाल से कहते हैं कि शेख अदाबाली को आज रात की दावत में ज़रूर मदऊ किया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नेमान को एक मर्तबा दीन की दावत दी जाए। और अगर नताइज मुख्तलिफ आते हैं और ये जंग होने को ही है, तो हमें इस जंग में हिस्सा लेना है और अपना काम करना है, क्योंकि ये जंग दीन की जंग है। दूसरी तरफ एनागोल किले के कमरे का मंजर दिखाया जाता है जहां जेर कोताई, उलगन खातून और एक पादरी मौजूद होता है। जेर कोताई उलगन खातून और पादरी से कह रहे होते हैं कि जब से हमने उनके हथियारों को तबाह किया है, तब से ओलोव मजीद मोहतात हो गया होगा, और हमें अब एक एक कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। वो पादरी कहता है, जैसा कि तुम लोगों ने बताया कि फ्रिग इस वक्त काय कबीले में है, तो ये बात लाजमी है कि ओलोफ उलगन खातून के पास आएगा और तरह तरह की इबादत और तरह तरह के तरीके कार से फ्रिग की मदद करने के लिए कहेगा। जेर कुताई उलगन खातून से कहते हैं कि तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है। उस्मान साहब ने यही कहकर भेजा था। अभी वो लोग उस कमरे से बाहर जाने ही लगते हैं कि एक सिपाही बहुत ही बुरी हालत में, जो कि तुर्गुत बे ने ओलोफ की तरफ भेजा होता है ताकि तुर्गुत बे का पैगाम ओलोफ तक पहुंच जाए,
वो उस सिपाही से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो जवाबन कहता है कि तुर्गुत बे। इतने में ओलोफ भी वहां पर आ जाता है। जेर कुताई जो कि कमरे के अंदर से छुपकर ये तमाम तर मामला देख रहा होता है। वो सिपाही ओलोफ को बताता है कि तुर्गुत ने हम पर हमला किया, हमारे तमाम तर लोगों को कत्ल कर दिया। ओलोफ जवाबन कहता है कि मुझे ये बताओ कि जो सोना तुम लेकर आ रहे थे वो कहाँ है। वो सिपाही ओलोफ को बताता है कि वो सोना भी अब तुर्गुत बे की तहवील में है और उसने ये कहा है कि बहुत जल्द वो तुम्हें कत्ल करने के लिए आएगा। ये सुनते ही ओलोफ को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि उस्मान और तुर्गुत, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उल्कन खातून मौका देखते ही ओलोफ के पास आकर कहती है कि ये वक्त इबादत करने का नहीं है, अमल करने का है। जिन लोगों ने फ्रिक को अपने कब्जे में ले रखा है और उसके साथ साथ तुम्हारा सोना चोरी किया है, उनको कत्ल कर देना चाहिए। ओलोफ जवाबन कहता है कि तुमने दुरुस्त कहा इरीनी, बहुत जल्द ऐसा ही होगा मेरी बहन। ये कहकर ओलोफ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मार मराचिक किले के सरदारी कमरे का मंजर दिखाया जाता है, जहां औकतम बे बेंजी खातून पर चिल्लाते चले जाते हैं कि देखो तुमने हमें किस मुसीबत में डाल रखा है। तुम रुकने का नाम ही नहीं लेती और बहुत जल्द हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर वालिदा सुल्ताना को यह बात मालूम हो गई कि तुम्हारे खत की वजह से फ्रिक पकड़ी गई है, तो तुम्हें वालदा सुल्ताना कत्ल कर देंगी। बेंजी खातून कहती है ये काम इतना आसान नहीं है। वालदा सुल्ताना मुझे कभी भी आसानी से कत्ल नहीं कर सकती, क्योंकि अगर फ्रिक के पास राज हैं तो मेरे पास भी राज हैं। अगर वालदा सुल्ताना को यही डर है कि फ्रिक बोल सकती है, तो उनको इस बात से भी डरना चाहिए कि मेरे पास भी बोलने के लिए बहुत कुछ है। अभी ये बातचीत जारी होती है कि एक सिपाही दाखिल होकर कहता है कि औकतम में जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ है। हथियारों से भरी एक गाड़ी किले के अंदर दाखिल हो चुकी है और उसके साथ खाने पीने का सामान भी मौजूद है। और जैसा आपने कहा है, तमाम तर सिपाहियों को उसी तरीके से तैनात कर दिया गया है। औकतम बे जवाबन कहते हैं बहुत खूब। जैसे ही वो सिपाही वहां से जाता है, तो बेंजी खातून औकतम बे से पूछती है कि क्या आप बताना पसंद करेंगे कि ये तमाम तर चीजें क्या चल रही हैं। औकतम बे जवाबन कहते हैं मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाता हूँ। अगर तुम्हें ये लगता है कि वालदा सुल्ताना तुम्हारे बोलने से डरती हैं, तो अपने जहन को अच्छे तरीके से खोल लो, क्योंकि वालदा सुल्ताना का हदफ ये होगा कि तुम्हारे बोलने से पहले ही तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। और यहाँ मार मराचिक किले को मैं इसलिए मजबूत और बाहिफाजत बना रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी को बचाया जा सके, क्योंकि तुम्हारी इस गलती की वजह से साफ दिखाई देता है कि एक तैमूर के साथ अलजीचा की शादी और बाकी दीगर मंसूबे सब तबाह होते दिखाई दे रहे हैं। और अगर इसके साथ साथ वालदा सुल्ताना गुस्से में हम पर हमला कर दे या फिर तुम्हें कत्ल करने की कोशिश करें, तो हमारी हिफाजती तदाबीर मुकम्मल हों।